हेलो एवरीवन, हमारे इस फार्मा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, जिसके अंडर हम लोग बात करेंगे अबाउट एसवीपीज एंड एलवीपीज एंड देयर फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस टॉपिक। सो पेरेंटल प्रोडक्ट्स, एक्चुअल में हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स बोलते किसे हैं? सो पेरेंटल वर्ड इज मेड अप ऑफ two words, that is para plus entron. Para means other and entron is intestine. So the products that will not go in your intestine, or you can say which is not going into the GIT, those products are considered parenteral products. ओके, सो दीज आर स्टेराइल प्रोडक्ट्स। एक बात का आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स कॉमनली हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? इंजेक्शंस। ओके, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स। तो जिसमें आप लोग देखते हो जो इंजेक्शन है दैट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में आपके मसल्स के और ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी बॉडी में जाके अपना इफेक्ट शो करता है, एंड दैट ड्रग इज नॉट गोइंग टू एंटर इन योर GIT tract, that is not going in the intestine. So that means this is a parenteral product. Injection is a parenteral product. Okay, so these are sterile dosage form which are administered by injecting directly into the body tissues through skin and mucous membranes. So simple definition you can understand, and one word is there, sterile. तो एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो हमारी इंजेक्टेबल प्रेपरेशंस होती हैं, हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, दे शुड बी स्टेराइल. Sterile means totally free from microorganisms. These products should be 100% free from microorganisms. Why? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ये जो इंजेक्शंस है, जो हमारा ड्रग फॉर्मुलेशन है, वो आपकी डायरेक्ट आपकी ब्लड में जाने वाली है, दैट इज गोइंग टू सर्कुलेट होल इन योर बॉडी. सो अगर इसमें किसी भी तरह की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हुई तो दैट इज गोइंग टू कॉज इन्फेक्शन to the patient. So to avoid this problem, these parental products should be sterile properly. So what are the advantages of parenteral products? So first is no first pass metabolism. आपकी ड्रग GIT में नहीं जा रही तो लीवर में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो दैट मीन्स योर ड्रग इज नॉट गोइंग टू गेट वेस्टेड एंड 100% of your drug is available to show its effect in the body. So quick onset of action, yes, जैसे ही आप इंजेक्शन दोगे पेशेंट को, इमीडिएटली द ड्रग इज गोइंग टू शो इट्स इफेक्ट. बिकॉज देखो, जैसे टैबलेट के केस में ड्रग टैबलेट लेगा पर्सन, पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी, देन डिजॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर जाके अपना इफेक्ट शो करेगी. बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस केस. Your drug is already in the liquid form, and directly that is going into your blood circulation and going to show its effect quickly. And useful for unconscious patients, yes, the persons who are unconscious, जो बेहोश है या इस हालत में है कि खुद वो मेडिसिन नहीं ले सकते, तो उस केस में पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर अ बेटर चॉइस. यूजफुल फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, येस, यहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते, ड्रग को इफेक्ट शो करने में टाइम लगेगा जिस केस में, तो उस केस में इमरजेंसी कंडीशंस में हम ऐसी डोजेस फॉर्म नहीं दे सकते पेशेंट को, बिकॉज हमें क्या चाहिए? इमीडिएट इफेक्ट चाहिए. सो फॉर दैट इंजेक्टेबल preparations are a good choice. So targeted drug delivery is possible, yes. The reason behind this is कि जिस एरिया में, जिन बॉडी सेल्स में आपको एक्चुअल में इफेक्ट चाहिए अपनी ड्रग का, आप उन्हें इजीली टारगेट कर सकते हो बाय यूजिंग पेरेंटल प्रोडक्ट्स. So your not whole body is going to expose, you can target a particular cell or tissue in the body. So complete bioavailability, yes, how much drug you have given to the patient, that much drug is available to show its effect. Because ऐसा क्यों है? Because no first pass metabolism there, no enzymatic activity is there, your complete drug is available to show its effect in the body. So these all are the advantages. Now disadvantages देख लेते हैं. Painful, yes, injections patient को देना, that is really painful. So invasive technique means we have to use syringe and needle, something is going to insert in your body, so that's why it is painful. So invasive technique, difficult to reverse drug action, yes, in some cases, suppose कर लो overdose की वजह से या गलत ड्रग देने की वजह से, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट इन रेयर केस अगर ऐसा हो जाए, आपसे बाय मिस्टेक गलत ड्रग पेशेंट को आपने दे दी या ओवरडोज हो गई, अब हम उस
ड्रग के एक्शन को रोकना चाहते हैं। बट अगर आपने एक बार इंजेक्शन पेशेंट को दे दिया है तो इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू रिवर्स ड्रग एक्शन। ड्रग के एक्शन को रोकना रियली डिफ़िकल्ट। सो ट्रेन्ड पर्सन इज़ रिक्वायर्ड, येस। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट applicable over here. Patient अपने आप इंजेक्शन नहीं ले सकता. Always a skillful person is required to give injection. So this is one disadvantage. Requires strict control of sterility. Yes, your product should be 100% sterile. तो इस ऐसे products को बनाने के लिए जो आपका area रहता है that should be aseptic area, प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो, किसी भी तरह की कंटेमिनेशन ना हो। तो ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहती है जब भी आप पेरेंटल प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं। सो रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, यस। ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, फिलिंग करने के लिए, एवरीथिंग रिक्वायर्स स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स which is really expensive. So expensive to produce. Chances of allergic reactions, yes, in some cases there are chances of hypersensitivity reactions, or you can say allergic reactions on giving injection. So these are the disadvantages. So, parenterals on the basis of volume, parenterals are classified into two categories known as SVP, that stands for small volume parenterals, and LVP, that stands for large volume parenterals. अब SVP और LVP हम बोलते कितने हैं, किसे कंसीडर करेंगे हम SVP और किसे LVP, अब हम वो देख लेते हैं. So SVPs, the parenteral preparation having volume less than or equal to 100 ml. ऐसी पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन जिसका वॉल्यूम 100 ml या उससे कम हो, उसे हम लोग बोलते हैं SVP. So they are generally supplied in ampoules and vials. You can see in the picture also this long bottle. This is known as ampoule, and this another bottle having a rubber closure, this is known as vial. So ampule is a single dose container and vial is a multi dose container. Okay, these two you have generally seen. Okay, and these are made up of glass. So these are small volume parenterals. Now large volume parenterals, so 100 ml से जिनका वॉल्यूम कम होगा तो उन्हें हम बोलते हैं SVP. सो इसका ऑपोजिट 100 ml से जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उन्हें हम बोलेंगे LVPs. So the parenteral preparation having volume more than 100 ml, so within 101 to 1000 ml generally. So they are supplied in large containers made up of glass or plastic, but most of the time these containers are made up of plastic. You can see in the image also. अब इन दोनों में पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है वो हम इस चार्ट के थ्रू देख लेते हैं. सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर 100 ml से कम है दैट इज SVP, 100 ml से ज़्यादा होगा देन दैट इज LVP. नाउ द नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. SVP जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स रहते हैं इसे हम लोग दे सकते हैं थ्रू इंट्राविनस, intramuscular and subcutaneous route, while on the other hand LVPs are generally given through intravenous route only. Now dosage unit, SVPs are generally available as single dose or multiple dose, because you have already seen single dose container ampule, multiple dose container vials are there, and LVPs are generally available as single dosage unit. एंड प्रिजर्वेटिव्स, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में हमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना पड़ता है, बल्कि LVPs के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. अब इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज SVP जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स रहते हैं वो हमारे मल्टीपल डोज कंटेनर्स भी रहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डोज रहती है विच इज़ गिवन टू डिफरेंट पेशेंट्स. तो इट मीन्स एक बार आपने जब प्रोडक्ट को, उस बॉटल को ओपन किया, यू हैव टेकन वन डोज, देन दैट इज गोइंग टू स्टोर फॉर अनदर टाइम फॉर अनदर पेशेंट. तो इट मीन्स चांसेस है कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके प्रोडक्ट पे अटैक कर सकते हैं और उसे डिटीरोरेट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टोर अवर प्रोडक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसे ओवरकम करने के लिए वी हैव added preservative in these preparations so that there will be no chance of any bacterial growth. बट LVP के केस में एक भी जो हमारा कंटेनर है, एक जो हमारा फॉर्मुलेशन है, उसे हम एट वन टाइम हम यूज करने वाले हैं, हम उसे स्टोर करके नहीं रखने वाले. सो नो नीड टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स. सो नेक्स्ट इज बफर.
स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल के केस में बफर्स आर एडेड, एलवीपीज के केस में नॉट यूज्ड, and reason is again same, multiple dose container SVP, so buffers are required which resist change in the pH चेंज होने की वजह से हो सकता है हमारा प्रोडक्ट में भी कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसे ओवरकम करने के लिए वी मस्ट ऐड बफर. नेक्स्ट इज आइसोटोनिसिटी. SVPs के केस में नोट इसेंशियल, LVPs के केस में दिस इज इसेंशियल, बट जनरली पेरेंटल प्रोडक्ट शुड बी आइसोटोनिक, but this parameter is mandatory in case of LVPs as compared to SVP. Now reason behind that, because SVP are small volume parenterals, so you have to give only small volume. अगर आपने isotonicity maintain नहीं करी, then there will be irritation or pain at the site of injection. Okay, so to avoid this problem your solution should be isotonic. और SVP के केस में जो वॉल्यूम रहता है that is लेस वॉल्यूम. सो बट इन एलवीपी के केस में हमें जो अपनी फॉर्मुलेशन होती है वो लंबे टाइम तक पेशेंट को इन्फ्यूजन फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम अपने पेशेंट को देते हैं, बट इफ इट इज पेनफुल तो वो मुश्किल हो जाएगा पेशेंट के लिए उस फॉर्मुलेशन को लेना. सो उस केस में हमें आइसोटोनिसिटी मेंटेन रखनी पड़ती है सो दैट देयर शुड नो पेन और इरिटेशन on giving injection. So non-pyrogenicity, SVP not essential. In case of LVPs, it's essential. Your product should be free from pyrogen. Now pyrogen, if these are present in your product, that is going to raise the body temperature. Pyrogens, these are the endotoxins which are released by the bacteria. ये अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो इसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है. तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा जो वाटर हम यूज करते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इंजेक्शंस दैट शुड बी फ्री फ्रॉम pyrogen. So especially for preparing injections we always use water for injection, WFI, which is free from any kind of contamination and free from pyrogens. So next, formulation. Yes, these SVPs are available in solution form, suspension form, emulsion form and dry powder form. And LVPs, these are generally available in solution and oil in water type emulsion only. सो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप SVP को सस्पेंशन फॉर्म में या ड्राई पाउडर की फॉर्म में आप दे रहे हो, ड्राई पाउडर दैट इज गोइंग टू रिकॉन्स्टिट्यूट बिफोर गिविंग टू द पेशेंट. आपको उसे वाटर में डिजोल्व करना है अच्छे से, दैट शुड बी वाटर फॉर इंजेक्शन. डिजोल्व होने पे यू कैन गिव इंजेक्शन टू द पेशेंट. सो सस्पेंशन और इमल्शन के केस में आपको क्या करना है, आपको जो पार्टिकल साइज है और ग्लोब्यूल का साइज इन केस ऑफ इमल्शन दैट शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल. Particle size should be such that it should not block the needle through which you are going to give injection, and it should not block the blood flow, otherwise that is going to cause problem. Okay, so suspensions ke case mein particle size should be very small so that uh, it will not disturb the normal blood flow in the body. Next is packaging. SVPs are available in ampoules and vials form, which is made up of glass, and LVPs are available in large containers, which is generally made up of glass and plastic. And uses, SVPs for therapeutic and diagnostic uses, generally the drugs which are given for to cure any kind of disease, those are given in the form of SVP. Mostly the injectable preparations which contain a particular drug to treat any particular disease, they all are given in an SVP form, while LVPs, we can give nutrition, and that is total parenteral nutrition. Now कुछ पेशेंट्स हैं विच आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड जो इस कंडीशन में नहीं है कि खुद खाना खा सकें, पानी पी सके, बिकॉज हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है, बट पेशेंट इस हाल में नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट्स या फूड या जूस खुद से ले पाए. तो उस केस में हमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर से सप्लाई करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ TPN, दैट स्टैंड्स फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन. That is LVP. Now next is for detoxification purpose. In case patient ने कोई गलती से कोई poison ले लिया है, जब toxicity होगी, so in that case we have to give LVPs, and during surgery also, just to maintain the normal functioning of the body, we have to give electrolytes as during the surgery in the form of LVP. So these are the basic difference between SVP and LVPs.
नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल्स. सो पेरेंट्रल प्रोडक्ट बनाने के लिए, इंजेक्टेबल प्रेपरेशन बनाने के लिए हमें बहुत से सब्सटेंसेस है जो ऐड करने पड़ते हैं. नंबर वन इज ड्रग, दैट इज योर बेसिक. Number second is the vehicle. Number third is the additives or you can say excipients. अब इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं. नाउ द ड्रग. ड्रग तो जो जिस डिजीज को ठीक करने के लिए हम एक ड्रग है उसकी हमने फॉर्मुलेशन बनानी है. सो ड्रग इज अ स्पेसिफिक वन. Like it may be insulin, antibiotics, vaccines, antipyretics, analgesics, dextrose, sodium chloride, electrolytes, whatever. Now the second is vehicle. Vehicle also known as solvent. Now injection है तो obviously it should be in liquid doses form. Then only we can give it in injectable form. लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए तो लिक्विड इट मीन्स वहां पे सॉल्वेंट का होना भी जरूरी है, वहां पे सॉल्वेंट भी होगा. अब कौन कौन से सॉल्वेंट है जो हम यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज aqueous, that is your water. So water is used as vehicle for majority of the injections because water is well tolerated by the body and is safest to administer and also available easily. ओके. सो बट एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंजेक्शंस बनाने के लिए वी मस्ट यूज वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI. You can also use bacteriostatic water for injection and sterile water for injection. So, water for injection is sterile water which is free from volatile, non volatile impurities and from pyrogens. This water is specially prepared for designing injection preparations. So, aqueous vehicles are generally used. Water is mostly used as a vehicle for injection, but in some cases, suppose your drug is not water soluble, तो उस केस में हम वाटर को सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते. सो इन दैट केस वी हैव टू यूज नॉन aqueous vehicle. So under this we can use oil and alcohols. So here some examples of fixed oils: arachis oil, cottonseed oil, almond oil and sesame oil. And next is alcohol, under which we can use ethyl alcohol and propylene glycol. But there is one problem with ethyl alcohol, that it is going to cause irritation on giving injection. So this is not mostly used, but in some cases when we have no any other option, we can opt for it. So this is all about the vehicle. Now the next is the additives. Other than your drug and the solvent, because a drug और solvent में हमारे पास choice नहीं है. Drug तो हमें वही लेनी है जो हम जिसे जिसकी फॉर्मुलेशन बनाने ही वाले हैं. नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट भी चाहिए ही चाहिए. नो इन दोनों, ये दोनों बेसिक हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं. उसके अलावा अदर एक्सीपिएंट्स कौन से हैं जो हमें यूज करने होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग इंजेक्टेबल प्रेपरेशन. सो इन्हें डालने का पर्पस क्या है? जस्ट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव टू ऐड एडिटिव्स. सो इनको हमें तभी यूज करना है इफ नेसेसरी, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जब भी आप फॉर्मुलेशन बनाओ यू हैव टू ऐड. If required only, then we have to add additives. So under this, the first one is solubilizing agents. As the name indicate, ये वो compounds होंगे, ये वो substance होगा जो solubility को increase करेगा. So these are used to increase the solubility of the drug which are slightly soluble in water. कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी सॉलिबिलिटी कम होती है वाटर में, तो उनकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वी कैन ऐड सॉलिबिलाइजिंग एजेंट्स. एग्जांपल ट्वीन्स, polysorbate, or by using co-solvents we can increase the solubility of drugs. Next additive is stabilizers. So ड्रग देखो अब हमारी लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो ड्रग में हमारा कंपोनेंट क्या प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? वाटर इज देयर. ओके. सो अब क्या होता है, हमारी जो ड्रग जब सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाती है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके डिग्रेड होने के, डिटेरियोरेट होने के, जस्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन. उस पर ऑक्सीजन अटैक कर सकती है एंड ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, वाटर प्रेजेंट होने की वजह से हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा. अब ऐसा ना हो, हमारा प्रोडक्ट स्टेबल रहे, तो हमें उसमें क्या ऐड करने पड़ते हैं? stabilizers, or you can say stability enhancers we have to add. So just to prevent oxidation रोकने के लिए we have to add antioxidants. Example thiourea, ascorbic acid, sodium metabisulfite, tocopherol, propyl gallate. And to prevent hydrolysis, water is present there, so chances are there hydrolysis may occur. So to prevent hydrolysis we can use non aqueous vehicle.
or by adjusting pH of the formulation, we can increase the stability of our product. Now next is buffering agent. Yes, अगर pH चेंज हो गया तो pH चेंज होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो सकता है। अब पीएच चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट पे अगर इतना इफेक्ट आ रहा है तो ऐसा ना हो, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए वी कैन ऐड अ सूटेबल बफरिंग एजेंट. So example, we can add citric acid citrate buffer, acetic acid acetate buffer, glutamic acid and glutamate buffer. These are the few example of buffering agents. Next excipient is preservatives. Yes, and these substances are added to prevent the growth of microorganisms during storage. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंजेक्शन है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, वाटर इज प्रेजेंट देयर, तो वाटर एक बड़ा बेसिक कंपोनेंट है जो सपोर्ट करता है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को. जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ इजीली ग्रो कर सकते हैं. बट ऐसा ना हो, सो वी हैव टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स और यू कैन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. So example, benzyl alcohol, methyl paraben, propyl paraben, benzalkonium chloride and thiomersal. These are few examples of preservatives which we can add in parenteral formulations. Next is chelating agents. These are also known as complexing agents. These are added in the formulation to complex with the metal ions present in the formulation. कॉम्प्लेक्स बन जाने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट की वो जो ड्रग है उसकी जो सॉलिबिलिटी है सॉल्वेंट में वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक बेटर फॉर्मुलेशन बना सकते हैं. सो एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ईडीटीए डाइसोडियम, ईडीटीए टेट्रासोडियम एटसेट्रा. So next is suspending, emulsifying and wetting agents. So simply these are the, again you can say these are the stability enhancers which reduce the tension. Okay, so the suspending agents are used to improve the viscosity and to suspend the particles for a long time. Example, methyl cellulose, carboxymethyl cellulose known as CMC, gelatin and acacia. Emulsifying agents are used in sterile emulsions. Example, lecithin. And the wetting agents are used to reduce the interfacial tension between the solid particles and the liquid, so that जो आपकी ड्रग है जो सॉलिड फॉर्म में है वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए. सो फॉर दैट, टू इंक्रीज दैट प्रॉपर्टी वी एड वेटिंग एजेंट्स, so that drug अच्छे से dissolve हो जाए, there will be no formation of lumps. Okay, so also these can act as anti-foaming agents which prevent the फोम प्रोडक्शन. जब हम प्रेपरेशन को शेक करते हैं तो क्या होता है, झाग बन जाती है, एयर बबल्स बन जाते हैं विच कैन कॉज प्रॉब्लम. सो उसे प्रिवेंट करने के लिए वी कैन ऐड वेटिंग एजेंट्स. एग्जाम्पल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड डाइमिथाइल एसिटामाइड. And the last excipient is tonicity adjuster. And parenteral preparation should be isotonic with the blood plasma or other body fluids. ये फैक्टर पैरामीटर हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है. आपकी जो पेरेंटल प्रोडक्ट है वो आइसोटोनिक होना चाहिए आपके ब्लड प्लाज्मा के साथ. अगर ऐसा ना हो तो उससे क्या होगा. अब एंड इस प्रोडक्ट को आइसोटोनिक बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, टोनिसिटी एडजस्टर्स हम लोगों को ऐड करने होते हैं अपने फॉर्मुलेशन में. सो एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, मैनिटोल एटसेट्रा. सो मैंने अभी एक क्वेश्चन अराइज किया था कि अगर हमारा प्रोडक्ट आइसोटोनिक ना हो, मीन्स नोट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ अवर ब्लड प्लाज्मा, तो क्या होगा. सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड. So they see isotonicity is important for parental preparations because क्यों important है. अगर हमारा सोल्यूशन आइसोटोनिक नहीं होगा, मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे नहीं होगा, तो क्या होगा. अब नाउ सपोज करो आपका सोल्यूशन है हाइपरटोनिक, मींस हाइपरटोनिक हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन and hypotonic having less. Hyper means ज़्यादा, hypo means कम. अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक होगा, अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इंजेक्शन पेशेंट को दे देंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो सेल्स है, जो हमारे ब्लड सेल्स है वो श्रिंक कर जाएंगे, दैट गॉट श्रिंक. और अगर हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे दिया
तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे एंड फाइनली दे गॉट ब्रस्ट आउट। हम क्या चाहते हैं, जो हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स हैं वो क्या रहे, स्टेबल, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे, ना तो वो श्रिंक करे ना वो स्वेल करे, दे शुड रिमेन स्टेबल। स्टेबल वो तभी रहेंगे व्हेन आवर प्रेपरेशन इज आइसोटोनिक। So you can see in this picture also, in case of hypertonic, the blood cells got shrink. In case of hypotonic, blood cells got swell. But in case of isotonic, the blood cells retain their original shape and original character and remain stable. So your parental product should be isotonic. So to maintain the isotonicity, we have to add tonicity adjusters, because if your product is hypertonic, then crenation will occur, that means shrinkage, and if your product is hypotonic, then hemolysis will occur, that means bursting of the blood cells. So to avoid this problem, we have to maintain the isotonicity of our parenteral product. So this is all about the SVPs and LVPs, their basic difference between these two, and the formulation factors and the components that you have to consider while designing parenteral formulation. So in the last, one interesting, amazing pharma fact is there, that Coca Cola was invented by a pharmacist named John Pemberton. He carried the jug of the new product down the street to Jacob's pharmacy, where it was sampled and pronounced excellent and placed on sale for 5 cents a glass as a soda fountain drink. So, originally, Coca Cola, a carbonated drink, is invented by a pharmacist. So that's all about this video. If you like this video, please do like and share, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.